समझिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या कहने जा रहा है। COP 13। पिछले स्टैंडर्ड में सेडेशन की बात हुई थी, यहाँ पर हम एनेस्थीसिया की बात करेंगे। एनेस्थीसिया पॉलिसी होना जरूरी है सबसे पहले तो, बेस्ड ऑन अप्रूव्ड रिटन गाइडलाइंस, STGs स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ये बात तो बार बार रिपीट हो गई, स्टैंडर्ड में बार बार दी हुई है तो मुझे भी बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा। एनेस्थेटिस्ट होना जरूरी है, और 24/7 ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर 24/7 तो इसको नहीं कहेंगे, ड्यूरिंग प्रोसीजर आप कह सकते हैं कि एनेस्थेटिस्ट की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। यानी कि एनेस्थेटिस्ट ऑन कॉल भी हो सकता है आपके पास, बट जब प्रोसीजर हो रहा है उस टाइम उस एनेस्थेटिस्ट को, तब जब तक प्रोसीजर ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक पेशेंट एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक एनेस्थेटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वहाँ से छोड़ के नहीं जाना है। क्लियर है? इसका एनेस्थीसिया में आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी एनेस्थेटिस्ट ही लेगा, एनेस्थेटिस्ट, और उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट में हमें क्या बताना होता है, रिस्क, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव्स, ये भी एनेस्थेटिस्ट ही समझाएगा और साइन करेगा, डेट टाइम नेम लिखेगा अपना, पेशेंट से साइन कराएगा। क्लियर है? तो कंसेंट पहले साइन कराया जाएगा एनेस्थीसिया देने से पहले। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें क्या है, प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट करना जरूरी है पेशेंट का, जिसको हम PAC भी बोलते हैं। एप्रोप्रिएट इसका फॉर्म होगा, तो आपको एप्रोप्रिएट फॉर्मेट बनाना होगा जिसमें पेशेंट को प्री मेडिकेशन क्या दी गई, ठीक है, प्री मेडिकेशंस का डिटेल, एनेस्थीसिया कौन सा देना है वो प्लान, प्री मेडिकेशन कौन सी देनी है, एनेस्थीसिया का कौन सा प्लान है, कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाएगा पेशेंट को, रीजनल दिया जाएगा या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, ठीक है। और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर, किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मेंशन होंगी। PAC करना है पेशेंट का और रीवैल्यूएशन करना है बिफोर प्रोसीजर। अब कुछ जगह डाउट हो सकता है कि अगर इमरजेंसी है तो क्या करें, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई प्रोसीजर करना पड़ रहा है तो क्या करें। इमरजेंसी सिचुएशन है तो भी प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट और रीवैल्यूएशन दोनों करने पड़ेंगे, दोनों को सेपरेट डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा, एक के बाद एक कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं किसी किसी केस में, इमरजेंसी केस है तो, लेकिन डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा, आप डॉक्यूमेंटेशन से नहीं बच सकते, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की। हाउएवर जो PAC है वो आप इलेक्टिव सर्जरी के केस में, इलेक्टिव सर्जरी समझते हैं क्या होता है? इलेक्टिव सर्जरी का मतलब होता है प्लान्ड सर्जरी, प्लान्ड की गई है कि आपको इस डेट में आके अपना ऑपरेशन कराना है, आप उसको इलेक्टिव सर्जरी कह सकते हैं। तो ऐसे केस में 30 डेज प्रायर टू सर्जरी भी आप जो है PAC कर सकते हैं, प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये आप समझ गए बात। तो अब आप समझिए एनेस्थीसिया और सिडेशन में भी हमने बात की थी। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जब हम सिडेशन कर रहे थे तब भी हमने बात की थी, एनेस्थीसिया में हम बात करेंगे। पेशेंट की मॉनिटरिंग जरूर होगी। मॉनिटरिंग में हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे? उसका रेगुलर बेसिस पे हार्ट रेट, और क्या ध्यान रखेंगे? कार्डियक रिदम। कार्डियक रिदम जो है इसको हम मॉनिटर के थ्रू मॉनिटर करेंगे और इसका डॉक्यूमेंट करना जरूरी नहीं है। जैसे सेम बताया था पिछले स्टैंडर्ड में, अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कि एनेस्थेटिस्ट को लग रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज कार्डियक रिदम, हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट जिसको हम शॉर्ट में आरआरबी बोलते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन और सबसे इंपॉर्टेंट EtCO2। इसका फुल फॉर्म क्या होता है EtCO2 का? एंड टिडल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये तो आप CO2 तो समझते होंगे। ये सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। बहुत सारे एनेस्थीसिया नोट्स में देखते हैं कि EtCO2 की मॉनिटरिंग ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। होना चाहिए, अदरवाइज स्टैंडर्ड में हमारा नॉन कंप्लाइंस मेंशन होगा, ठीक है। सो EtCO2 की मॉनिटरिंग होना जरूरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारे पास अगर कुछ इशू होता है, जैसे मैंने बताया कि एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट, मेडिकेशन, मैन पावर अवेलेबल होना चाहिए। सो कुछ चीज़ें सेम ही हैं जो हमने सेडेशन में बात की थी, यहाँ पर भी हम बात करेंगे। डिस्चार्ज का क्राइटेरिया होना चाहिए अप्रोप्रिएट। पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा एल्डरेट स्कोर जो हमने बात की थी पिछले स्टैंडर्ड में, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे या कोई और टूल या स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे रिकवरी एरिया से। एनेस्थेटिस्ट उसको मॉनिटर भी करेगा पेशेंट को प्रॉपर। सेडेशन के बाद या एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को प्रोसीजर होने के बाद भी मॉनिटरिंग होगी। पेशेंट जब लगेगा बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया जो हमने डेवलप किया, लगेगा का मतलब ये नहीं कि मन किया, उस क्राइटेरिया में जब वो स्कोर मैच करेगा उसके बेसिस पर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा उस एरिया से, रिकवरी एरिया से। तो वो सेम पैटर्न हमें यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एनेस्थीसिया जो एनेस्थेटिस्ट जो है वो इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाइटल्स, तो वाइटल्स उसके मॉनिटर होंगे। सो इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग, पोस्ट प्रोसीजर मॉनिटरिंग। इस चीज़ का ध्यान रखेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग के दौरान अगर कुछ भी फाउंड हुआ, डेफिशिएंसी लगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट। इसको जरूर रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है। कोई भी एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट होगा तो उसको डॉक्यूमेंट करना होगा। नेसेसरी एक्शन तो लेने ही होंगे उसके अगेंस्ट में। प्रिवेंटिव एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कभी भी कोई एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट होगा तो। सो मोटा मोटा क्या एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट होता है? कार्डियक अरेस्ट हो गया पेशेंट को, ठीक है। फेलियर ऑफ एनेस्थीसिया गैस, एयर एम्बोलिज्म हो गया, एयर एम्बुलेंस हो गया,
स्लिप ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब स्लिप हो गई। इस टाइप के इवेंट्स को हम एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट में काउंट करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। इट मीन्स इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वालिटी इंडिकेटर भी है कि हमारे सेटअप में कितने एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट हुए। सो अगेन इवेंट की जब बात आएगी, आप 0 दिखाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगता है। एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट एक भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, चलो मान लेते हैं एक भी नहीं हुआ, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टाफ से, ओटी स्टाफ हो सकता है, डॉक्टर से पूछा जाएगा कि अच्छा पहले ये बताओ एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट होते क्या हैं। अब स्टाफ को ये नहीं पता, तो जब पता ही नहीं तभी तो 0 है। तो सबसे पहले स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट कौन कौन से होते हैं। आप एनेस्थेटिस्ट को ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो ट्रेनिंग दें, बताएं कि किस टाइप के इवेंट्स को हम एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट कहेंगे। और जब भी कोई इवेंट होगा इस टाइप का, तो हमें उसको डॉक्यूमेंट करना है, अपने इंडिकेटर में शामिल करना है, और उस पर नेसेसरी आरसीए करना है, रूट कोज एनालिसिस करना है कि क्यों हुआ ये इवेंट, क्या रीजंस थे, और उस पर करेक्टिव एक्शन लेना है, और जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। क्लियर है एनेस्थीसिया का ये सब। तो ये स्टैंडर्ड हमारा एनेस्थीसिया का पूरा हो गया। इसमें कोई डाउट? ठीक है फिर।